नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपनी YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, CDP प्रैक्टिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ऑल इंडिया टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यही कहूँगा कि मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, अभिकथन ए। किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। कारण क्या है दोस्तों? कारण है आर, शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बी देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन दोनों सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी भी देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत। ए और आर दोनों गलत, दोनों सही हैं, दोनों गलत कैसे हो जाएंगे? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, वो विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। क्या पैदा कर सकता है? डैश क्या है देखते हैं। महारत के लिए सराहना, नवाचार की इच्छा, सीखने की अभिप्रेरणा, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। सही उत्तर दूसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, वो विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। क्या पैदा कर सकता है दोस्तों? ए हो नहीं सकता, महारत के लिए सराहना हो नहीं सकता, नवाचार की इच्छा ये भी नहीं, सीखने की अभिप्रेरणा ये भी नहीं। तो एक ही उत्तर बचा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। अगला प्रश्न फिर अजर्सन का है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है अभिकथन। अभिकथन क्या है दोस्तों? ए, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है, इसके बारे में स्वयं नियामक ज्ञान
सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर देखते हैं, एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। इसका सही विकल्प दोनों ही दोस्तों, ए भी सही है और आर भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी भी देखते हैं, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सही व्याख्या इसलिए गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों ही सही है। ए और आर दोनों गलत हैं? नहीं, दोनों सही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? देखते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन है ए, किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना, मीथेन की रासायनिक सूत्र जानना, मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना, एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, तो एक विशेष राजवंश का कालानुक्रमिक क्रम याद करना, बिल्कुल नहीं। मीथेन का रासायनिक सूत्र, इसमें भी कुछ विशेष नहीं लगा दोस्तों। दो चित्रों के बीच अंतर पहचान करना, इसमें भी कुछ विशेष नहीं। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, यानी स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा करना। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। आइए ए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 5 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, डीएनए के घटक और संरचना क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी देखते हैं सबसे पहले। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये भी गलत। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये भी नहीं, वन वर्ड आंसर हो जाएगा दोस्तों। डीएनए के घटक और संरचना, अगेन वही बात हो गई। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या देखते हैं? विद्यार्थियों
के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए एक शिक्षिका के लिए? प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक सामग्री के रट कर याद करने पर जोर दें। क्या करना चाहिए? बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करें। इसमें तो समस्या है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करे। सही उत्तर हो जाएगा अवसर प्रदान करे दोस्तों। अवसर प्रदान करे, सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की है? किसने मदद की है? ऑप्शन प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। कार्यात्मक स्थिरता, बिल्कुल नहीं दोस्तों। खुद मदद हुई है उसकी। स्मृति सहायक विधि, ये भी नहीं। अनुक्रिया समुच्चय, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि बच्चों की जो भ्रांतियां हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, भ्रांतियां कुछ संप्रत्यों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता हैं। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का, ये तो प्रश्न नंबर 8 नहीं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 सही होगा। यही सही है। भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं, क्योंकि नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है। यानी भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ही सही नहीं है। सी ही सही नहीं है, इसीलिए गलत है। ये सही है इसलिए गलत है, ये भी सही है इसलिए गलत है। डी भी देखते हैं। भ्रांतियां बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर सी। यही गलत है, इसीलिए सही ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? चिंता, बोरियत, भय, आशा। क्या करता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सकारात्मक रूप, चिंता नकारात्मक, बोरियत नकारात्मक, भय भी नकारात्मक, एक आशा ही जो है वो सकारात्मक है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, किसी कार्य प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का। ए, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है। बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बी, मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। ये सही लग रहा है दोस्तों। सी तब भी देखते हैं इससे अच्छा हो कोई ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। ये भी दोस्तों गलत है। एक ही ऑप्शन सही बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 10 का बी सही है दोस्तों। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, बालकों के व्यक्तिगत विकास डैश लिखा हुआ है दोस्तों। आइए उत्तर देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। गलत, पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है दोस्तों, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ए बी सी दोस्तों, ये सी होगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 का सी सही लग रहा है, तब भी डी देखते हैं, अव्यवस्थित व असतत होता है। ये भी गलत दोस्तों। तो एक ही प्रश्न नंबर 11 का एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। के लिए कुछ हद तक, यानी बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। यही सही है दोस्तों। ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न नंबर 12 दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
देखते हैं दोस्तों क्या है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं दोस्तों। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, नहीं, क्रमबद्ध होता है। विकास अव्यवस्थित होता है, ये भी गलत है दोस्तों, डी पहले ही गलत कर चुके हैं हम। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी, 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। यानी कि प्रश्न है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं, किससे सीखते हैं। प्रश्न नंबर 13 का नंबर 1 आस पड़ोस, सही है। धर्म बिल्कुल सही, स्कूल बिल्कुल सही, समकक्षी समूह ये भी सही। तो दोस्तों पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही। तो 1 2 3 4 देखते हैं किसमें है, डी में, डी ऑप्शन 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं का समाहित करता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। एक समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण व एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलीकरण, समावेशन एवं संगठन। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी समावेशन एवं संगठन बिल्कुल नहीं, समायोजन एवं संतुलीकरण ये भी नहीं दोस्तों, समायोजन एवं संतुलीकरण नहीं, ये भी नहीं, संतुलीकरण एवं संगठन ये भी नहीं दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, समायोजन व समावेशन का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। फिर जीन पियाजे से है दोस्तों, जीन पियाजे क्या कहते हैं देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। क्या संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक नहीं, संवेदी चालक नहीं। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो पूर्व संक्रियात्मक ये भी नहीं, मूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है दोस्तों। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, लग तो सही रहा है दोस्तों, तब भी बी देखते हैं, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, नहीं, मदद करता है दोस्तों। बच्चे की आत्म केंद्रियता दर्शाता है, नहीं, वाइगोत्स्की इस बात
तो अपने विचार नहीं रखते हैं। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 का। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 फिर लेव वाइगोत्स्की से है दोस्तों। देखते हैं क्या कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। उपयुक्त इनाम देकर नहीं दोस्तों, उपयुक्त इनाम देकर बिल्कुल नहीं। सख्त सजा देकर, सजा का तो प्रावधान ही नहीं रहा राइट टू एजुकेशन में दोस्तों। सी, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके हो सकता है दोस्तों। उन्हें ब्लैकबोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर, उन्हें ब्लैकबोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर नहीं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकता है। तो शिक्षक मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके मदद कर सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, पूजा, प्रश्न नंबर 18, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है दोस्तों। आइए देखते हैं। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस कीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 का, तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बिल्कुल नहीं दोस्तों। आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये भी नहीं दोस्तों। बी देखते हैं। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, ये भी नहीं दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 18 का, ऑप्शन नंबर ए। पूजा किस में है, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 19 है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं। ए, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। सही नहीं है दोस्तों, हमें सही नहीं है पे ध्यान रखना है। सही क्या है ये नहीं, सही नहीं है पे, तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता नहीं है। प्रश्न नंबर 19 का यह गलत है दोस्तों, इसीलिए सही लग रहा है। तब भी अगला प्रश्न देखते हैं।
बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है दोस्तों। डी भी सही, सी भी सही और बी भी सही। ए गलत है दोस्तों और गलत ही हमारा सही उत्तर है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 और आज का शायद अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में डैश शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। ये तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, चाहे कितना भी विज्ञान डेवलप हो जाए, शिक्षक की हमेशा आवश्यकता होगी। तो ये तो सही है नहीं दोस्तों। अच्छा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। नहीं दोस्तों, विद्यार्थी भी सक्रिय होते हैं। शिक्षिका सक्रिय है और विद्यार्थी भी सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अच्छा आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन 20 का अगला ऑप्शन देखते हैं, सी विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। ये भी अगेन गलत हो गया दोस्तों। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है लेकिन शिक्षिका भी सक्रिय भूमिका में होते हैं, ना कि निष्क्रिय भूमिका में। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला 20 नंबर प्रश्न का अगला ऑप्शन बचता है डी, शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की, शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। यही सही है दोस्तों। इसलिए प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए ये 20 ही प्रश्न थे दोस्तों। आज के हमारे इन 20 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। बीच में तो मैं कहता नहीं हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। प्रश्न पूरे हो गए। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और इसी के साथ मैं कहूँगा दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। फिर यही कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।